ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 11th साइंस में 11th बायो में आपको पढ़ाते हैं रक्त समूह। कॉर्ल एंड स्टीनर ने सन 1900 में रक्त समूहों को 4 वर्गों में विभाजित किया। वैसे तो हम देखते हैं प्रत्येक मनुष्य का जो रक्त होता है वो रंग में लाल होता है, समान दिखाई देता है, लेकिन हम बात करें प्रत्येक व्यक्ति का जो रुधिर होता है वो अलग अलग होता है। ब्लड ग्रुप जो होता है वो रक्त समूह कह लो या रुधिर वर्ग कह लो, कॉर्ल एंड स्टीनर ने प्रतिजन में प्रतिरक्षी के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया। इससे पहले प्रतिजन में प्रतिरक्षी के बारे में याद होना चाहिए आपको। प्रतिजन एक तरह से एक प्रोटीन होती है जो शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है, बल्कि प्रतिरक्षी भी एक तरह से एक प्रोटीन ही होती है जो कि शरीर में किसी भी रोगाणु को मारने की क्षमता रखती है। अब प्रतिजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की जो झिल्ली होती है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी की जो झिल्ली होती है उस पर क्या पाए जाते हैं बच्चों? प्रतिजन। रक्त प्लाज्मा जो होता है उस पर क्या पाए जाते हैं? प्रतिरक्षी। प्रतिजन 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन कैपिटल ए, प्रतिजन कैपिटल बी। इसी तरह से प्रतिरक्षी जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी स्मॉल ए, प्रतिरक्षी स्मॉल बी। अब बात आती है बच्चों, कॉर्ल एंड स्टीनर ने सन 1900 में प्रतिजन में प्रतिरक्षी के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से बच्चों? इसको हम उसमें लिखते हैं ए, बी, और ओ। ध्यान रखना है बच्चों, कॉर्ल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। अब ध्यान रखना है, आरबीसी की झिल्ली पर उपस्थित प्रतिजन, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होता है बच्चों? ए होता है, उसकी आरबीसी की जो झिल्ली होती है उस पर जो प्रतिजन पाया जाता है वो कैपिटल ए पाया जाता है, और जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसकी आरबीसी की जो झिल्ली होती है उस पर प्रतिजन कैपिटल बी पाया जाता है, और जिसका ए बी होता है उस पर दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं, ए वे बी। और जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होता है बच्चों? ओ होता है, उसकी आरबीसी की झिल्ली पर कोई प्रतिजन नहीं पाए जाते। अब बात आती है बच्चों रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रतिरक्षी। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है उसके रक्त प्लाज्मा में जो प्रतिरक्षी पाई जाती है वो पाई जाती है स्मॉल बी। इसी तरह से जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग बी होता है उसमें पाई जाती है बच्चों ए। जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होता है बच्चों? ए बी होता है, उसमें प्रतिरक्षी क्या होती हैं? अनुपस्थित। और जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ओ होता है उसमें प्रतिरक्षी दोनों ही पाई जाती हैं, ए वे बी। अब बात आती है बच्चों रक्त ग्रहण करने योग्य, रक्त ग्रहण करने योग्य। जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होता है बच्चों? ए होता है। क्या होता है? जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए होता है वह किस किस से रुधिर ग्रहण कर सकता है? याद रखना है, एक तो अपने ही आदमी से ग्रहण करेगा ए से, एक ओ से, क्योंकि ओ सर्वदाता होता है। इसी तरह से जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होता है बच्चों? बी होता है, एक तो वो अपने ही व्यक्ति से ग्रहण करेगा, किससे बताओ बच्चों? बी से, और एक सर्वदाता कौन होता है? ओ। जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी होता है वह सभी से ग्रहण कर सकता है, क्योंकि ए बी जो रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति होता है उसे सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि इसके रक्त प्लाज्मा में प्रतिरक्षी तो क्या होती हैं? अनुपस्थित, और आरबीसी की झिल्ली पर प्रतिजन पाए जाते हैं, ए वे बी दोनों ही पाए जाते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ग्रहण कर सकता है, और ओ से भी ले सकता है, सर्वग्राही होता है। तो आपसे पूछा जाए उस रुधिर वर्ग का नाम बताइए जिसे सर्वग्राही कहा जाता है, अर्थात वह सभी का रुधिर वर्ग ग्रहण कर सकता है। तो क्या लिखोगे आप? ए बी। ओ वाला व्यक्ति होता है
वो सर्वदाता होता है, क्योंकि इसके आरबीसी की झिल्ली में प्रतिजन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, बल्कि प्रतिरक्षी स्मॉल ए व स्मॉल बी दोनों ही पाए जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है बच्चों, ये सर्वदाता होता है लेकिन अपने ही व्यक्ति से रुधिर ग्रहण करता है। तो किससे ग्रहण करता है बच्चों, ये ओ से। अब बात आती है रक्त त्यागने योग्य, मतलब ए वाला व्यक्ति किस किस को रुधिर दे सकता है। एक तो ध्यान रखना है बच्चों, अपने ही आदमी को देगा, अपने ही समान व्यक्ति को देगा, किसको, ए को। और एक सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी। तो ए वाला व्यक्ति किस किस को रुधिर दे सकता है बच्चों, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। इसी तरह से बी वाला व्यक्ति है, एक तो बी को दे सकता है, एक ओ को दे सकता है। इसी तरह से ए बी वाला व्यक्ति होता है, वो लेता तो सभी से है लेकिन देगा अपने ही व्यक्ति को, ए बी को। ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है, वो सभी को रक्त दान करता है, इसलिए से सर्वदाता कहते हैं। ये ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। तो ध्यान रखना है बच्चों, यदि आपके टेबल याद हो जाती है तो आप किसी इंसान को बता सकते हैं कि आपसे कोई पूछ ले कि एक ए वाला व्यक्ति है, उसको रुधिर की आवश्यकता है, तो वह किस किस का रुधिर ग्रहण कर सकता है। तो बच्चे बताइए किस किस का रुधिर ग्रहण कर सकता है ए वाला व्यक्ति। एक तो ए से ले सकता है, एक किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। तो आप इसमें देखकर आसानी से बता सकते हैं किसी भी इंसान को, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना है। आपसे पूछ ले कि भाई कौन सा व्यक्ति सर्वदाता होता है, कौन सा रुधिरवाहक सर्वदाता होता है, तो आप क्या लिखोगे, ओ। क्यों, क्योंकि इसमें प्रतिरक्षी दोनों पाए जाते हैं, ए व बी, परंतु इसके आरबीसी की झिल्ली पर प्रतिजन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। आपसे पूछ ले कि ए बी वाले व्यक्ति को सर्वग्राही क्यों कहते हैं, तो आप लिखोगे क्योंकि इसके रक्त प्लाज्मा में प्रतिरक्षी क्या होते हैं, अनुपस्थित, लेकिन प्रतिजन ए व बी दोनों ही पाए जाते हैं। आपसे पूछ ले कि ए बी वाला व्यक्ति किस किस से रुधिर ग्रहण कर सकता है, तो ए से ग्रहण कर सकता है, बी से ग्रहण कर सकता है और ए बी से ग्रहण कर सकता है और ओ से, क्योंकि ये सर्वग्राही होता है। तो बच्चों आज हमने आपको पढ़ाया है रक्त समूह, इसको आप ध्यान से सारणी को देखते हुए याद करोगे और किसी भी इंसान को आप बता सकते हो, क्योंकि जो विद्यार्थी जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी को चुन रहा है तो वो डॉक्टर की श्रेणी में आ जाता है, उसका मेडिकल का कोर्स शुरू हो जाता है। बायोलॉजी का जो उद्देश्य है वो केवल टाइम पास करना नहीं होता कि हम रट रट कर किसी चीज को आगे बढ़ते जाएं। बायोलॉजी का जो उद्देश्य होता है अपने जीवन में उसको किस तरह से उपयोग में लेना है, किस तरह से लोगों की सेवा करनी है, कुछ बातों को सीखकर लोगों को किस तरह से रोगों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां देनी है, तो वो आपका उद्देश्य बनता है। इसलिए बायोलॉजी को आप सीरियस तरीके से लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि कोरोना महामारी एक रोग है जो कि कह सकते हैं संक्रामक बीमारी में शामिल है। संक्रामक जानते हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, परंतु इसका कोई इलाज अभी संभव नहीं हो पाया है। इसलिए बताया जाता है कि लगातार लोग वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जब भी इसका कोई इलाज संभव नहीं है, यदि आप बायोलॉजी को सही तरीके से उपयोग में लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी अच्छी मंजिल ग्रहण कर सकते हैं और डॉक्टर बनकर बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद।